Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. So we are moving towards another lecture related with the X-ray fluorescence spectroscopy. So till now we have covered X-ray emission, X-ray absorption, and now is the turn for X-ray fluorescence spectroscopy. So X-ray fluorescence is a basically non-destructive analytical technique used to determine the elemental composition of materials. So students, you must know about the non-destructive. आपको पता होगा कि non-destructive techniques क्या होती हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स वो होती हैं जिनके अंदर अगर आप सैंपल पुट करें तो वो सैंपल रिकवरेबल हो, यानी कि वो सैंपल जो है वो डिकम्पोज ना हो और किसी और चीज के साथ मिक्स होके वो वेस्ट ना हो जाए. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि हम जब सिंथेसिस कर रहे होते हैं या हमारे पास जो सैंपल की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है. तो जैसे आईआर की टेक्निक है, तो आईआर की टेक्निक के अंदर हमें क्या करना होता है कि अपने सैंपल को जो है वो केबीआर पैलेट के अंदर मिक्स करके फिर हमें आईआर लेनी पड़ती है. तो आईआर लेने के बाद हम अपने सैंपल को केबीआर से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि सैंपल हमारा यूज हो गया, वेस्ट हो गया. सिमिलरली अगर हम HPLC के अंदर देखें तो हम जब क्रोमेटोग्राफी में सैंपल को इंजेक्ट करते हैं तो भी हम सैंपल को इंजेक्शन की मदद से ऐड कर देते हैं और वो मोबाइल फेज के साथ मिक्स होके और सेपरेट आउट हो जाता है और डिटेक्टर में वेस्ट की फॉर्म में चला जाता है. सो अगेन द सैंपल इज नॉट रिकवरेबल कि हम वो सैंपल रिकवर करें, उसको करके हम उसको किसी और एप्लीकेशन में या किसी और कैरेक्टराइजेशन में यूज कर सकें. तो ऐसी टेक्निक्स को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, मतलब कि जिसके अंदर आपका जो सैंपल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए, यूज अप हो जाए. लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर आपका सैंपल रिकवरेबल होता है. से फॉर एग्जांपल अगर आप ATR देखें, एटीन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर आपका जो सैंपल है वो आप सैंपल विदाउट मिक्सिंग विद एनी कंपोनेंट आप डायरेक्टली सैंपल का छोटा सा अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट आप पुट करते हैं और उसके ऊपर नोब की मदद से आप उसकी एनालिसिस करते हैं. उसके बाद एनालिसिस के बाद आप वो जो सैंपल है वो अपना स्पेचुला या किसी भी जो है वो चीज की मदद से आप लेके और उसकी कहीं और पे एप्लीकेशन कर सकते हैं. मतलब जिस प्योर फॉर्म में आपने सैंपल ऐड किया उसी प्योर फॉर्म में सैंपल रिटर्न हो गया. सेम इज द केस विद द एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसके अंदर भी कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है कि आप सॉलिड सैंपल पुट करते हैं, उसकी एनालिसिस होती है और एज अ रिजल्ट आपका सॉलिड सैंपल रिकवर हो जाता है. तो इस तरह की टेक्निक्स को कहा जाता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, और ये उनका बेनिफिट होता है कि भाई आपके पास सैंपल रिकवर होके वापस आ जाए. So X-ray fluorescence analyzers determine the chemistry of the sample by measuring the fluorescence. Now you know, हम बार-बार हर क्लास में मोस्टली हम पढ़ते आए कि what is the fluorescence. तो ये secondary X-ray fluorescence होते हैं जो कि प्राइमरी एक्सरे बीम की बम्बार्डमेंट से रिलीज आउट होते हैं. तो प्राइमरी एक्सरे सोर्स की each of the element present in a sample produce a set of characteristic fluorescence X-ray जिनको के फिंगरप्रिंट कहा जाता है. This is a technique for that specific element, यानी हर एक एलिमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट एक्सरेज होती हैं, जिस तरह से हर एक ह्यूमन बीइंग की पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट्स होती है. Which is why X-ray fluorescence spectroscopy is an excellent technology for qualitative as well as quantitative, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट बताती है तो उससे हमें उसकी क्वालिटी पता चल जाती है. बिसाइड्स वो उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करती है कि इसके अंदर इस सैंपल की क्वांटिटी कितनी मौजूद है. तो दिस इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव टेक्निक. यहाँ पे डायग्राम की मदद से थोड़ा सा एक्सरे फ्लोरेसेंस के प्रोसेस को समझाया गया है. वन इज दी, नाउ यू सी के इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे प्राइमरी एक्सरे सोर्स, यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन है. ये इस सोर्स है आपका, मतलब मेटल है कोई भी जो कि आपका सैंपल कह सकते हैं, जो जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उस पर हम इंसिडेंट रेडिएशन की एक प्राइमरी एक्सरे सोर्स बम्बार्ड करेंगे. एज अ रिजल्ट अब अगर वो एक्स इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, एक्स रे इमिटेड, तो जब के शेल में आके फॉल करेगा तो वो इजेक्टेड के इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो के शेल में आके फॉल करेगा तो वो के एक्स रे कहलाएगा. और अगर वो इलेक्ट्रॉन M में से L में फॉल करेगा तो वो L एक्स रे कहलाएगा.
ठीक है, ये एल का इजेक्टेड है। अगर एल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, प्राइमरी एक्सरे बीम आके एल से इजेक्ट करती है, तो वो इजेक्टेड एल शेल। वैकेंसी एल में क्रिएट हुई। एल की वैकेंसी को फिल करने के लिए जब एम से इलेक्ट्रॉन आके एल में फॉल करेगा, तो एज अ रिजल्ट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो कहलाएगी एल एक्सरे इमिटेड, क्योंकि उसने एल की वैकेंसी को फुल किया है। सिमिलरली अगर इंसिडेंट प्राइमरी बीम अगर के से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है और एज अ रिजल्ट एल में से आके के की वैकेंसी को फिल करता है, तो रिजल्टिंग जो अमाउंट इमिट आउट करता है उसको कहा जाता है एक्स के एक्सरे इमिटेड। ओके, so there are two types of X-ray fluorescence spectrophotometers. One are the energy dispersive X-ray fluorescence spectrophotometers, and another are the wavelength dispersive. So let's differentiate among them. ये दोनों में difference क्या है? Energy dispersive यकीनन जब नाम है तो वो उससे पता चल रहा है कि ये energy dispersive instruments जो हैं वो energy के basis पे analysis करते हैं, whereas wavelength dispersive instruments जो हैं वो wavelength के basis पे analysis करते हैं। दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एनर्जी एंड वेवलेंथ का। ठीक है, एनईडी यानी एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स सारे के सारे सैंपल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक्साइट किए जाते हैं। ठीक है, और उन सब की जो है वो एनर्जी डिस्पर्सिव डिटेक्टर में उन सब की कॉम्बिनेशन एक साथ जो है वो सेंड की जाती है डायरेक्टली डिटेक्टर में विदाउट सेपरेटिंग देम। यानी अगर आपके पास सैंपल में से सपोज के 6 to 7 एलिमेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली एक्साइट होंगे और सारों की जो साइमल्टेनियसली एनर्जीज रिलीज होंगी वो सारी की सारी साइमल्टेनियसली कलेक्टिवली डिटेक्टर को सेंड की जाती है विदाउट पीरियड सेपरेशन। मतलब उनको पहले सेपरेट करने से पहले ही वो डायरेक्ट बंच उनका डिटेक्टर में सेंड किया जाता है। तो जब इस तरह की एनालिसिस होती है तो वहां पे हमें जो डिटेक्टर की चॉइस होती है वो मल्टी चैनल एनालाइजर्स यूज करने होते हैं। आपको याद होगा हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर भी मल्टी चैनल एनालाइजर्स पढ़े थे कि मल्टी चैनल एनालाइजर्स का क्या काम होता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस में मल्टी चैनल एनालाइजर डिटेक्टर्स यूज होते हैं जहां पे मल्टीपल रेस्पॉन्स एट अ टाइम सेंड किया जाए। A little bit recall कि हमने जब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को कवर किया था तो उसमें मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेशन हो रही थी। मतलब कि वो सेपरेशन हो रही थी, वन बाय वन डिटेक्टर की तरफ जो है वो एनालाइट्स अप्रोच कर रहे थे। पहले एक फ्रैगमेंट, फिर दूसरा फ्रैगमेंट, फिर तीसरा फ्रैगमेंट। ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो के फ्रैगमेंट्स एट अ टाइम डिटेक्टर, ऐसा नहीं था, इंडिविजुअली सेपरेट होके पहुंच रहे थे। तो वहां पे जो है वो इस तरह के डिटेक्टर्स की नीड कम होती है। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि जहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन एट अ टाइम सेंड की जाए तो फिर डिटेक्टर मल्टी चैनल यूज होता है जो कि उनको इंडिविजुअली जो है वो एनालाइज करता है मल्टी चैनल्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक तो जो है वो क्रिस्टल या सेल की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली चूंकि डिटेक्टर की तरफ सेंड किया जाता है तो इसलिए ये फास्ट टेक्निक है। इसके अंदर पहले सेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती एनर्जी के बेसिस पे, ये फास्ट टेक्निक है और इसके अंदर जो है वो हाईली एफिशिएंट भी है। ठीक है, X-ray fluorescence spectrophotometers, you know that they need high energy primary X-rays to excite the fluorescent radiation. So in energy dispersive spectrophotometers, the fluorescent photon from the irradiated sample are detected without being separated. बस वही बात जो मैं अभी आपको बुक किया आई हूँ कि they are sent to detector, यानी they are detected without being separated first, as they have in the wavelength dispersive. जो wavelength dispersive में वो उनको पहले सेपरेट किया जाता है, हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। लेकिन यहाँ पे यह है कि इनको विदाउट सेपरेशन। देयरफॉर एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स टिपिकली हैव बेटर एफिशिएंसी अच्छी होती है और दे हैव बेटर रेजोल्यूशंस। ठीक है, उनके रेजोल्यूशन भी जो है वो बेहतर होते हैं। So used to analyze the solid samples, although they have broad applications, लेकिन उनकी पेट्रोकेमिकल एनालिसिस में, फूड सेफ्टी में, प्लास्टिक्स में, एंड वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस टेक्निक इज दैट इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। वही बात है कि जो मैंने आपको बताया कि दिस टेक्निक इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगर हम अब वेवलेंथ डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि वेवलेंथ डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक
रोटेटिंग क्रिस्टल रिक्वायर्ड होता है, जो कि पहले सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्साइट करके उनकी जो वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पे वेवलेंथ की बात हो रही है, तो वो जो वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ पे जो रिलीज आउट होते हैं, पहले उनको सेपरेट आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। तो उनको जब वेवलेंथ के बेसिस पे सेपरेट आउट किया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक डायफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की रोटेटिंग क्रिस्टल रिक्वायर्ड होता है डायफ्रैक्शन का। ठीक है, वो क्रिस्टल डिफरेंट वेवलेंथ वो रोटेट करता रहता है और डिफरेंट वेवलेंथ जैसे उसको अप्रोच होती जाती है, तो वो उनको डायफ्रैक्ट करके डिटेक्टर की तरफ सेंड करता जाता है। तो कहने का मतलब है कि वेवलेंथ डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पहले सेपरेशन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एनर्जी डिस्पर्सिव्स के अंदर नहीं रिक्वायर्ड होती। इनका रेजोल्यूशन और ज्यादा बेहतर होता है देन एनर्जी डिस्पर्सिव फ्लोरेसेंट, एंड दे डू नॉट कंटेन दे विच वो एनर्जी डिस्पर्सिव को एनालाइजिंग क्रिस्टल की जरूरत नहीं होती, जबकि वेवलेंथ डिस्पर्सिव को एनालाइजिंग क्रिस्टल की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेपरेशन पहले रिक्वायर्ड है, जो कोई एनालिटिकल क्रिस्टल एनालाइजिंग क्रिस्टल की मदद से की जाती है, जबकि एनर्जी डिस्पर्सिव के अंदर हमें bunch of the energies are sent simultaneously to the detector directly. Okay, so this is the main differentiation between the two techniques. Now you can easily understand in more detail with the help of this video. How to measure the elemental composition of a material that can either be a metal alloy, ceramic, polymer, or even something out of this world. In X-ray fluorescence spectroscopy, an X-ray source is used to irradiate the sample with X-ray radiation. If the energy of this radiation is sufficient, then it will interact with the atom's inner shell electrons, causing them to be kicked out. Almost immediately, a relaxation process takes place, where one of the outer shell electrons falls into the inner shell. As a result, a specific amount of energy is released in the form of electromagnetic radiation. The energy of the emitted X-rays depends on the energy difference between the higher and lower states, and therefore the radiation also carries information about the atom. Measuring the energy and intensity of the emitted characteristic X-ray radiation, there are two possible spectrometer setups. In the case of the energy dispersive analysis, a detector is used that can sort the energies of photons. This setup is often favored due to its low cost and fast measurement times. Its main problem, however, is low accuracy due to broad overlapping peaks. The wavelength dispersive analysis uses a crystal to select which wavelength radiation actually enters the detector. In that crystal, the X-rays are scattered from different layers of atoms, which means that some beams travel a longer optical path. For a radiation with a defined wavelength, the criteria of Bragg's law is met at a certain angle, and all the scattered beams are in the same phase, which means that constructive interference takes place. So if the angle is changed by moving the crystal and the detector, it is possible to scan in a wide spectral range and find out which wavelength characteristic X-ray radiation comes out of the sample. With such a setup, the peaks are narrower and their overlapping is significantly reduced. Therefore, the accuracy in wavelength dispersive analysis is much greater than in the case of the energy dispersive analysis. The main disadvantages of this setup are longer measurement times and significantly higher cost of the spectrometer. Now it's time for the demonstration, where I will measure the exact elemental composition of this 300-year-old Russian coin. For that purpose, the sample is first cleaned with high-purity deionized water and organic solvents. Next, the cleaned substrate is placed into the spectrometer on a special holder, and the experiment is started. Right now, the sample atoms are excited with X-ray radiation, and the resulting characteristic X-rays measured.
This process can take tens of minutes or even longer. Eventually, a spectrum is obtained where the energy and intensity of the emitted characteristic X-rays can be seen. Based on that data, it is possible to calculate the elemental composition of the material, and in the case of this sample, we are dealing with a copper coin. The high content of oxygen and carbon originate from the rust layer, while the smaller quantities of other elements, such as arsenic, may indicate that the coin had a colorful history. Measuring the composition of a material, however, is just one option for this system. It can also be used to map the elements on a larger substrate, measure the mass thickness of thin films, or even detect very small amounts of unusual elements, which can be handy in analyzing crime scene evidences. There are also smaller handheld versions. यस तो बेटा इस वीडियो के अंदर आपने कुछ चीजें देखी। अभी ये जो नीचे आखिर में कट गई, तो ये पोर्टेबल इनके एक्सरेज होते हैं जो कि आप ऐसी जगह पे लेकर जो है वो जा सकते हैं जहाँ पे आपका जो है वो सैंपल लेकर आना लैब के अंदर नामुमकिन हो, तो उस जगह पे आपने फिर ये पोर्टेबल एक्सरेज लेकर जाने होते हैं। तो एक अंदर आपने दो चीजें देखी। एक तो आपने ये देखा कि सैंपल को हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट भी शो किया गया कि किस तरह से सैंपल, जैसे मैंने आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बताई कि इन्होंने एक कॉइन दिया, कॉइन की डायरेक्टली एनालिसिस की और वो कॉइन रीयूजेबल था। ठीक है, आपने देखा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस कॉइन को प्रॉपर्ली वॉश किया, लेकिन उसको किसी भी और केमिकल या कंपोनेंट के साथ मिक्सअप नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से, और इसके अंदर आपने डिफरेंट की एप्लीकेशंस भी देखी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस भी इसकी जो है वो किस तरह से होती हैं एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आपने देखी कि ब्रैग्स लॉ को बताया गया था कि व्हाट इज द डायफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द ब्रैग्स लॉ। बेसिकली ब्रैग्स लॉ और डायफ्रैक्शन तो हम जो है वो डिटेल में इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत इसलिए आई क्योंकि क्रिस्टल यूज हो रहा था वेवलेंथ डिस्पर्सिव के अंदर, जो क्रिस्टल ब्रैग्स लॉ के बेसिस पे फंक्शन करता है। ठीक है, तो हम जो है वो अब नेक्स्ट उसमें हम ब्रैग्स लॉ कवर करेंगे, फिर आप जो है वो ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।